सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मिश्रा। आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। ज्ञानवापी मस्जिद में बचे हुए स्थान पर सर्वे कराने की याचिका को कोर्ट ने किया खारिज। हिंदू पक्ष को लगा झटका। पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी ने साइबर अपराध का पर्दाफाश कर अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल ठगी गैंग के 4 सदस्यों को दबोचा। 29 अक्टूबर को धनतेरस पर्व पर मां अन्नपूर्णा के दरबार में भक्तों को मिलेगा खजाना। धनतेरस से 5 दिन तक भक्त माता अन्नपूर्णा के स्वर्ण प्रतिमा का कर सकेंगे दर्शन। और विद्यापीठ ललित कला विभाग में आयोजित बौद्ध धर्म पर आधारित मुखौटा विषय 7 दिवसीय कार्यशाला संपन्न। और अब समाचार विस्तार से। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के अतिरिक्त सर्वे वाली याचिका को वाराणसी कोर्ट ने खारिज कर दिया। ज्ञानवापी लॉर्ड विश्वेश्वर मामले में हिंदू पक्ष के अतिरिक्त याचिका वाले सर्वे को वाराणसी कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिसके बाद हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है। 33 साल से न्याय की लड़ाई लड़ रहे हिंदू पक्ष को कोर्ट के फैसले के बाद निराशा हाथ लगी है। वाराणसी सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक युगल शंभू की अदालत ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। हिंदु पक्ष के वकील जयशंकर रस्तोगी ने कहा कि वाराणसी कोर्ट में हमारी एएसआई सर्वे की मांग को खारिज कर दिया गया है। अब इसे लेकर हम हाईकोर्ट जाएंगे। वाद मित्र ने यह भी दावा किया कि पिछले एएसआई सर्वेक्षण में कई पहलू अधूरे रहे हैं और बिना खुदाई के सही रिपोर्ट पेश करना संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने ज्ञानवापी क्षेत्र में खुदाई कराने की मांग की है। इस मामले पर अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने अपनी दलीलें पेश की थी। कमेटी के वकीलों ने कहा कि जब हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में अपील की है तो अधीनस्थ न्यायालय में इस मामले पर बहस करने का कोई औचित्य नहीं है। एडिशनल सर्वे की जो एप्लीकेशन दी गई थी उसको निरस्त कर दिया है। अब हम लोग इस आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में जाएंगे। ठीक है, तो कौन कौन सी मांग थी जो आपने की थी जो निरस्त की गई है? हमारे तरफ से यह मांग की गई थी कि जो पूर्व में सर्वे हुआ है उसमें अधूरा सर्वे हुआ है और खाना का सर्वे नहीं हुआ है, सेंट्रल डोम के नीचे नहीं हुआ है और जो 8/4/2021 के आदेश के अनुरूप नहीं हुआ है, क्योंकि पहले का सर्वे केवल एएसआई के टीम ने किया है, जबकि हमारे आदेश में जो माननीय उच्च न्यायालय ने पुष्टि किया है उसमें 5 सदस्यों की टीम इकट्ठा करनी थी, उनको बनानी थी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक एक्सपर्ट होता उनके साथ मिलकर के एएसआई को करना था सर्वे रिपोर्ट। लेकिन इस न्यायालय को सारी चीज़ें बेकार लगी। मैं ये समझता हूँ कि इस न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय का कंटेम्प्ट किया है। किस आधार पर? माननीय उच्च न्यायालय ने इनको निर्देशित किया था कि जो पूर्व में एएसआई की आख्या रिपोर्ट दाखिल की गई है, अगर 8/4/2021 के अनुरूप वो नहीं है तो एडिशनल सर्वे मंगा सकती है। उस आदेश का इन्होंने उल्लंघन किया। अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल ठगी गैंग के 4 सदस्यों को पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी ने गिरफ्तार किया। पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी ने एक बड़े साइबर अपराध का पर्दाफाश करते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल ठगी गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त किया है। यह गैंग डिजिटल हाउस अरेस्टिंग और इन्वेस्टमेंट स्कैम के जरिए लोगों से ठगी करता था। इसके तार दुबई में बैठे साइबर अपराधियों से जुड़े हुए थे। पुलिस ने गिरफ्तार ठगों से पास से भारी मात्रा में मोबाइल, सिम कार्ड, एटीएम कार्ड, पासबुक और नकदी बरामद किया है। आपको बता दें कि बीते 23 अक्टूबर को बड़ा गांव निवासी विशाल सिंह ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि साइबर अपराधियों द्वारा उनको बिजनेस इन्वेस्टमेंट का फर्जी झांसा देकर उनके विभिन्न बैंकों से खाता खुलवा लिया गया, जिसमें लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन हो रहा है। इन बैंक खातों को पुलिस द्वारा फ्रीज भी करा दिया गया। उक्त सूचना पर थाना साइबर क्राइम ने धारा 318(4), 61(2) बीएनएस और 66(C)IT एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया और इसकी विवेचना निरीक्षक विजय नारायण मिश्र द्वारा किया जा रहा था। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल और डीसीपी क्राइम प्रमोद कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। अपर पुलिस उपायुक्त श्रुति श्रीवास्तव और एसीपी गौरव कुमार के निर्देशानुसार साइबर क्राइम थाने की टीम ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और डिजिटल फुटप्रिंट की मदद से अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम 32 वर्षीय दिशान किरीट भाई पाटेलिया, निवासी जामनगर गुजरात, गैंग का सरगना,
32 वर्षीय दीपक दिनेश भाई जोगिया निवासी जामनगर गुजरात, 19 वर्षीय सत्यम मिश्रा निवासी वाराणसी, 22 वर्षीय नितिन पांडे निवासी भदोई है। पुलिस ने अपराधियों के कब्जे से 6 एंड्रॉयड मोबाइल, 1 iOS मोबाइल, 1 कीपैड मोबाइल, 20 एटीएम कार्ड, 10 सिम कार्ड, 6 सिम कार्ड रैपर, 13 एटीएम किट, 14 पासबुक और 6070 रुपये नकद बरामद किए हैं। इस गैंग का संचालन दुबई स्थित साइबर अपराधियों द्वारा किया जा रहा था। भारत में बैठे इन एजेंट्स के माध्यम से गैंग ने विभिन्न राज्यों में एक नेटवर्क तैयार कर स्थानीय लोगों को इन्वेस्टमेंट का झांसा देकर बैंक खाते खुलवाए। इन खातों में इंटरनेट बैंकिंग सक्रिय कर इंटरनेशनल एटीएम की लिमिट बढ़ाकर दुबई भेज दिया जाता था, जहां से ठगी के माध्यम से पैसा मंगवाया जाता था। इसके बाद यह पैसा क्रिप्टो करेंसी के जरिए इनके खातों में पहुंचाया जाता था। गैंग को ठगी की रकम का 30% हिस्सा मिलता था। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में निरीक्षक विजय नारायण मिश्र, पृथ्वीराज सिंह, राकेश कुमार गौतम, दिलीप कुमार, अनिता सिंह, सूर्यभान सिंह, नीलम सिंह सहित कई अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे। साथ ही साइबर क्राइम थाना टीम और सर्विलांस सेल का विशेष सहयोग रहा। हमने 4 अभियुक्तों को पकड़ा है। पटेलिया, दीपक, सत्यम और नितिन। इसमें जो सत्यम और नितिन ये बनारस के रहने वाले हैं। पटेलिया और दीपक जो हैं ये गुजरात के रहने वाले हैं, जामनगर क्षेत्र के। इनके द्वारा यहाँ पे जो ये दोनों लोकल लोग हैं, इनके द्वारा यहाँ पे फर्जी अकाउंट खुलवाते थे और जो जिन लोगों के अकाउंट खुलते थे उनसे पैसा उनको देते थे और उस अकाउंट का यूज़ करके ये लोग साइबर फ्रॉड करते थे। अभी तक की जो पूछताछ से पता चला, इनके द्वारा लगभग 125 के आसपास अकाउंट यहाँ बनारस क्षेत्र में खुलवाए गए हैं और उसमें अलग अलग साइबर फ्रॉड का पैसा मंगाया गया है। जो मेन अभियुक्त जो इसका सरगना है पटेलिया, ये एक बार दुबई भी गया है और ये सारा पैसा जो है क्रिप्टो के थ्रू, बाइनेंस ऐप के थ्रू डील करते थे और ये अकाउंट में पैसा मंगा के फिर इसको जो इसका विड्रॉल है वो दुबई से हुआ है। इनका एक साथी और भी है जो मास्टरमाइंड है, वो राकेश करके है जो दुबई में है, उसकी भी हम लोग तलाश में है और जो भी लीगल वे में उसको अगर अरेस्ट करना होगा तो वो भी किया जाएगा। इनके पास से मोबाइल 7 मोबाइल मिले हैं, अलग अलग बैंकों के एटीएम कार्ड, पासबुक्स और जो सिम है वो भी हमें मिली है और ये 4 लोगों को अभी हमने पकड़ा है और ये बेसिकली जो है साइबर फ्रॉड में डील करते थे और इनके खिलाफ हम लोग कड़ी से कड़ी गैंगस्टर की तक की कार्रवाई भी करेंगे। 19 सूत्री मांगों को लेकर 18 अक्टूबर से जारी एबीवीपी का अनिश्चितकालीन धरना शुक्रवार को भी जारी रहा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी हिंदू विश्वविद्यालय इकाई द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय से आक्रोश मार्च निकाला गया। विदित हो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी हिंदू विश्वविद्यालय इकाई शोध प्रवेश में एमफिल डिग्री धारकों को अवसर देने, नेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के साथ हो रहे अन्याय, स्पंदन को पुनः शुरू करने, आयोजित धन के दुरुपयोग की जांच समेत 19 सूत्री मांगों को लेकर विगत 18 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन धरने में बैठे हुए हैं। इस धरने के दौरान एक भी बार प्रशासन किसी भी सक्षम पदाधिकारी ने धरना विद्यार्थियों से उनकी मांगों पर संवाद नहीं किया। विश्वविद्यालय प्रशासन के इस छात्र विरोधी रवैये के खिलाफ आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने परिसर में आक्रोश मार्च निकाला। इस आक्रोश मार्च में विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों से सैकड़ों छात्रों ने भाग लिया और मांगों को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद की। प्रशासन की संवादहीनता और अनियमितता के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आक्रोश मार्च केंद्रीय कार्यालय से विश्वनाथ मंदिर एवं संकाय मार्ग से कुलपति आवास होते हुए महिला महाविद्यालय तिराहे पर समाप्त हुआ। इस आक्रोश मार्च के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी प्रांत के प्रांत मंत्री अभय प्रताप सिंह ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सदैव ही छात्र हितों के लिए कार्य करती है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शोध प्रवेश नियमावली में बदलाव एवं अन्य मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पिछले 8 दिनों से लगातार केंद्रीय कार्यालय पर धरनारत है। इस दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा संवाद की कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन अहंकार में चूर है। आज का आक्रोश मार्च प्रशासन को चेतावनी है कि अगर छात्र हितों की मांगों पर कोई कार्यवाही नहीं होती है तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र समुदाय इस लड़ाई को और भी तीव्रता से लड़ेगा। मांगों के पूरा होने तक केंद्रीय कार्यालय पर आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। आक्रोश मार्च के दौरान ओंकार शास्त्री, आशीर्वादम, राजकुमार, सर्वेश, गौरव, विकास, आदर्श, गौतम, साक्षी, अपर्णा, आरोही, मदन गोपाल, व्योम, हिमांशु, ध्रुव, अश्विनी, अखिलेश, पल्लव, गजेंद्र, दिव्यांशु, कृष्णकांत, रघुनंदन, अभिषेक, यशवर्धन, सर्वेश, पीयूष समेत सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। देखिए, हम पिछले 7 दिनों से यहाँ केंद्रीय कार्यालय पर अपनी 19 सूत्रीय मांगों को लेकर, शोध संबंधी मांगों को लेकर यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं और 7 दिन हो गया है, कोई उस पर निर्णय नहीं हुआ प्रशासन का, तो उसी को लेकर हम आज आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं। यह आक्रोश मार्च यहाँ से लेकर BHU गेट तक जाएगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्पंदन कार्यक्रम को पुनः प्रारंभ करवाने की मांग को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित छात्र हित सहायता कार्यालय पर दर्जनों की संख्या में पहुंचे छात्रों ने कुलपति और
DSW मुर्दाबाद के नारों के साथ प्रदर्शन किया। छात्र स्पंदन पुनः प्रारंभ करने की मांग को लेकर पहुंचे थे। छात्रों के धरना प्रदर्शन के बाद छात्र अधिष्ठाता प्रोफेसर अनुपम कुमार नेमा छात्रों के बीच पहुंचे, छात्रों से बातचीत किया और छात्रों को आश्वासन दिया कि इस विषय को लेकर हम लोग मीटिंग बुलाएंगे और बैठकर बातचीत होगी। इसके बाद स्पंदन के लिए एक डेट रखा जाएगा, जिसमें स्पंदन में होने वाले विभिन्न एक्टिविटी को अलग अलग डेट पर तय किया जाएगा। छात्र अधिष्ठाता कार्यालय पर पहुंचे श्रीवांश ने कहा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 2019 तक स्पंदन जैसा कार्यक्रम होता था, यह सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था। इसके बाद कोविड प्रारंभ हो गया, स्पंदन जैसे कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया। इसके बाद आज तक इस कार्यक्रम का प्रारंभ नहीं हुआ। आज हम सभी छात्र स्पंदन जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रारंभ करने की मांग को लेकर छात्र अधिष्ठाता को ज्ञापन सौंपे हैं। हम लोगों का आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द कार्यक्रम पर विचार करके प्रारंभ कराया जाएगा। कार्यक्रम में पहुंचे द्विवेदी ने बताया कि स्पंदन जैसे कार्यक्रम को बंद कर दिया गया है। इस कार्यक्रम से छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। एक छात्र दूसरे छात्र को जानते पहचानते हैं और कोरोना काल के बाद से इस कार्यक्रम को बंद कर दिया गया है। इस कार्यक्रम को पुनः चालू करने के लिए आज हम सभी छात्रों ने डीन ऑफ स्टूडेंट्स को ज्ञापन सौंपा है। कार्यक्रम होता था स्पंदन, जो कि 2019 में आखिरी बार हुआ था और 2020 में उसको एकदम से कोरोना काल में वो कर दिए थे। तो आज हम उसी लिए DSW आके ज्ञापन दिए हैं। उस पर सर बोले हैं कि आगे तक कुछ कार्यक्रम करेंगे। अब देखिए क्या करते हैं, अगर आगे ऐसा नहीं होगा तो हम फिर आएंगे। हिमालयन बौद्ध संस्कृति के उत्सवों में छम नृत्य करने वाले कलाकारों द्वारा धारण किए जाने वाले विभिन्न मुखौटों को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के विद्यार्थियों ने कार्यशाला में तैयार किया। कहीं लाफिंग बुद्धा, कहीं लामा महाकाल का काला मुखौटा, कहीं धन के देव वैश्रमण का पीला मुखौटा, कोई देवी की आकृति का मुखौटा, तो कहीं हिरण, भैंस आदि पशुओं के शीश की आकृति, मिट्टी और कपड़े से बनी आकृतियां प्राकृतिक रंगों से चमक रही थीं। हिमालयन बौद्ध संस्कृति के उत्सवों में छम नृत्य करने वाले कलाकारों द्वारा धारण की जाने वाली इन आकृतियों को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ व इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट के छात्र छात्राओं ने तैयार किया था। बीते 18 अक्टूबर से विद्यापीठ परिसर में चल रही इस कार्यशाला में इन मुखौटों का निर्माण करते हुए छात्र छात्राएं हिमालयी बौद्ध संस्कृति से भी परिचित हुए। मीरा एजुकेशन सोसाइटी व केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यशाला का उद्देश्य भी यही था। समापन समारोह में मुख्य अतिथि आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने इस आयोजन को 2 संस्कृतियों का मिलन बताया। तो महापौर अशोक तिवारी ने कहा कि यह प्रधानमंत्री के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करता है। विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा, ख्यात लोक गायिका पद्मश्री उर्मिला श्रीवास्तव, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्र, केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान के हिमांशु सिंह आदि इस अवसर पर उपस्थित रहे। हम लोग एक ये जो कला है, बुद्धिस्ट कला है, इसको हम चाह रहे थे कि ये तिब्बत से, भूटान से, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश उठ के हमारे इधर भी आ सके। इसलिए जो है हम लोग इस प्रथा को अपने यहाँ ले आए हैं। ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जो काम करती हैं, लेकिन ये एक इकलौती संस्था ऐसी है जो कि इसको लेके उत्तर प्रदेश में आई है। आज तक उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई कार्यक्रम हुआ नहीं है जो कि इससे रिलेटेड। मुखौटे बने हुए हैं और किस प्रकार के? ये मुखौटे जो हैं ये तिब्बती मुखौटे हैं, बुद्धिस्ट मुखौटे हैं। ये वहाँ के बने हुए मुखौटे हैं, लद्दाख से बने हुए हैं मुखौटे हैं, लेह से बने हुए मुखौटे, वहाँ से बने मुखौटे हैं। इसको यहाँ पे कहाँ बनाया गया? इसको यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स घमापुर और काशी विद्यापीठ में बनाया गया है। यहाँ के बच्चों को हमने वर्कशॉप दिया है, जो कि बच्चे काफ़ी अच्छा काम किए हैं यहाँ के बच्चे बना के इसको। 85 की संख्या में पंपों को लगाकर घाटों पर जमा सिल्ट को युद्ध स्तर पर साफ किया जा रहा है। घाटों पर होने वाले त्योहारों का समय जैसे जैसे नजदीक आ चुका है, घाट की सफाई को लेकर कमिश्नर, डीएम और नगर आयुक्त काफी सक्रिय दिख रहे हैं। पूरी मैन पावर के साथ घाटों की सफाई के निर्देश दिए गए हैं, जिसका असर घाटों पर देखने को मिल रहा है। लगभग 85 की संख्या में पंप लगाकर घाटों पर जमा सिल्ट काफी तेजी से हटाया जा रहा है। संभावना जताई जा रही है कि यह सिल्ट छठ पूजा से पहले हटा दी जाएगी। वहीं घाटों पर रहने वाले पंडा, पुरोहित, नाविक सहित नगर निगम की टीम लगाकर घाटों पर लगभग 10 फीट जमा सिल्ट हटाने में जुटे हुए हैं। 80 घाट से लेकर चेत सिंह घाट तक सफाई करवाने वाले ठेकेदार मधुकांत पांडे ने बताया कि घाटों की सफाई काफ़ी युद्ध स्तर पर प्रारंभ कर दी गई है और पूरी उम्मीद है कि यह छठ पूजा से पहले पूरे घाट की सफाई कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा लगभग 27 पंप चलवाए जा रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि नगर निगम का सख्त निर्देश है कि छठ पूजा से पहले घाटों की पूर्ण सफाई कर दी जाए। नगर निगम द्वारा लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। घाटों पर साफ सफाई को लेकर कहना है कि दिन रात घाटों की सफाई प्रारंभ है। पूरे मैन पावर के साथ घाटों की सफाई की जा रही है। बातचीत के बीच मधुकांत पांडे ने बताया कि 80 से लेकर नमो घाट तक लगभग 85 पंप घाटों पर जमा मिट्टी हटाने के लिए लगाए गए हैं। घाट पर रहने वाले तीर्थ पुरोहित श्रवण मिश्रा ने बताया कि हर बार भादों से पहले गंगा नीचे चली जाती थी। पानी हटाने के बाद मिट्टी की सफाई करने के लिए नगर निगम पंपिंग सेट को लगवाए हैं। श्रवण मिश्रा ने आगे बताया कि तीर्थ पुरोहित समाज में संयुक्त रूप से मिट्टी हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ कर दिया है।
उम्मीद है कि छठ पूजा से एक हफ्ते पहले घाटों की सफाई पूर्ण कर ली जाएगी, जिससे घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं को काफ़ी सुविधा और राहत महसूस होगी। दीपावली के बाद छठ पूजा का त्यौहार आता है, जो दीपावली के 5 दिन बाद से शुरू हो जाता है। 3 दिन का यह पर्व होता है और गंगा जी में बाढ़ आने की वजह से हर साल यहाँ पर सिल्ट जमा हो जाती है, जिसकी जो है सफाई नगर निगम द्वारा हर साल जोरों शोरों पर कराया जाता है। और छठ पूजा से पहले करीब हर घाटों की सिल्ट को साफ करके श्रद्धालुओं को आने जाने के लिए एक उचित रास्ते की बैठक कर पूजा करने के लिए समुचित व्यवस्था दी जाती है, जिसके लिए पूरा हमारा नगर निगम प्रशासन अपने पूरे जोर शोर से लगा हुआ है, जिसमें हम लोग अपने जो है पंप लगा करके घाटों की सफाई करा रहे हैं। जहाँ ज़रूरत पड़ रही है मैन पावर को भी लगाया जा रहा है, आदमी को लगा करके सिल्ट हटाई जा रही है। हम लोगों को सख्त निर्देश है उच्च अधिकारियों का कि छठ पूजा से पहले हर हाल में घाट को साफ कर देना। बाढ़ जैसे नीचे उतरना शुरू हुई गंगा जी, वैसे ही त्वरित कोराई करते हुए हम लोगों ने 2-3 पंप अपने स्तर से लगवा दिए यहाँ पे। साथ ही साथ नगर निगम के भी पंप लग गए, और जो कि इस समय आप देखा जा रहा है कि दोनों मतलब नगर निगम के द्वारा और त्रिपुरोहित परिवार के द्वारा मिला करके करीब 27 पंप यहाँ लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले छठ पूजा से एक हफ्ता पहले या 6 दिन पहले के आसपास सफाई कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर वक्त वाला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वामी अर्चमान पब्लिक स्कूल की चुर्क शाखा में आयोजित 2 दिवसीय खेल महोत्सव का शुक्रवार को समापन हुआ। स्वामी अर्चमान पब्लिक स्कूल चुर्क शाखा में 2 दिवसीय अंतर सदनीय वार्षिक खेल महोत्सव का समापन गहमा गहमी के बीच हुआ। प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियनशिप रमन हाउस को मिला, जबकि उप विजेता का खिताब दयानंद हाउस ने जीता। मात्र कुछ अंक के अंतर से मात खाकर टैगोर हाउस तीसरे स्थान पर रहा। विवेकानंद हाउस को चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा। विद्यालय के सचिव व प्रबंधक बाबा प्रकाश दयानंद के आशीर्वचन व शुभकामनाओं से खेल महोत्सव का समापन हुआ। मैदान से विदा होने के समय समूह के चारों हाउस के 115 विद्यार्थियों ने एक दूसरे को मैत्री भावना के साथ प्रतिस्पर्धा की मुक्त कंठ से सराहना की। इन बच्चों में हर्ष, उमंग और उत्साह का अविरल प्रवाह देखा गया। अंतिम दिन चेस, वॉलीबॉल, रस्साकसी, बैडमिंटन, कबड्डी आदि प्रतियोगिताओं में सभी खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। वॉलीबॉल गर्ल्स में टैगोर हाउस प्रथम तथा रमन हाउस को द्वितीय स्थान मिला। वॉलीबॉल बॉयज़ में रमन हाउस प्रथम जबकि टैगोर हाउस दूसरे स्थान पर रहा। बास्केटबॉल बॉयज़ में ग्रीन हाउस प्रथम तथा रमन हाउस द्वितीय रहा। कबड्डी गर्ल्स में रमन हाउस प्रथम तथा दयानंद द्वितीय स्थान पर रहा। कबड्डी बॉयज़ में दयानंद प्रथम तथा विवेकानंद हाउस दूसरे स्थान पर रहा। खो खो बालक वर्ग में रमन हाउस प्रथम एवं विवेकानंद द्वितीय। खो खो बालिका वर्ग में दयानंद हाउस प्रथम एवं रमन हाउस द्वितीय स्थान पर रहा। रस्साकसी बालक वर्ग में विवेकानंद हाउस प्रथम एवं रमन हाउस द्वितीय। रस्साकसी बालिका वर्ग में रमन हाउस प्रथम तथा दयानंद हाउस द्वितीय स्थान पर रहा। 100 मीटर तथा 200 मीटर रेस में दयानंद हाउस की गर्ल्स ने बाजी मारी तथा बालक वर्ग में भी दयानंद हाउस ने जीता खिताब। इस प्रकार रमन हाउस विजेता तथा दयानंद हाउस उपविजेता घोषित हुए। पुरस्कार वितरण समारोह में विद्यालय के सचिव व प्रबंधक बाबा प्रकाश दयानंद ने शील्ड, ट्रॉफी, मेडल और प्रमाण पत्र के साथ छात्र छात्राओं को सम्मानित कर जीवन के पथ पर कर्तव्यनिष्ठ एवं अनुशासित रहकर खेलों को खेल भावना से खेलते रहने की प्रेरणा दी। प्रधानाचार्य डॉक्टर एस.के. चौबे ने अपने धन्यवाद ज्ञापन में इस रोमांचकारी खेल के लिए प्रतिभागियों की भूरी भूरी प्रशंसा कर उन्हें आगे ऐसे ही साहस और लगन के साथ अनुशासित होकर खेल खेलने की प्रेरणा दी और कहा कि हार जीत तो एक प्रवंचना है, आप ऐसे ही अविराम उन्नतोत्तर वृद्धि को प्राप्त होते रहे। कार्यक्रम के आयोजन में R.K. शर्मा, मनोज राय, चंचला मिश्रा, अंकुश गुप्ता, जावेद अली, सुप्रिया, ब्रिजेश देव पांडे, आलोक तिवारी, गीता अग्रवाल, अंजना पांडे आदि शिक्षकों की भूमिका सराहनीय रही। मां अन्नपूर्णा के दरबार में स्वर्णमयी प्रतिमा के दर्शन पूजन का क्रम धनतेरस से प्रारंभ हो जाएगा, जो 5 दिनों तक चलेगा। धनतेरस के दिन स्वर्णमयी अन्नपूर्णा के विग्रह के दर्शन और भक्तों को खजाने के रूप में सिक्कों का वितरण किया जाएगा। बाबा विश्वनाथ को अन्न धन की भिक्षा देने वाली मां अन्नपूर्णा अपने भक्तों पर कृपा बरसाएंगी। मुहूर्त पूजन मंगल बेला में सुबह 3 बजे से शुरू होगा, पौने 5 बजे तक सविधि पूजन होगा। आम भक्तों के लिए उसके बाद 5 बजे पट खुलेगा। 29 नवंबर धनतेरस के दिन निर्धारित समय से 1 घंटे पहले ही मंदिर कपाट खोल दिए जाएंगे और 5 दिनों तक श्रद्धालु माता के स्वर्णमयी विग्रह मां अन्नपूर्णा, मां भूमि देवी, लक्ष्मी जी और रजत महादेव के दर्शन कर सकेंगे।
शुक्रवार को महंत शंकरपुरी ने बांसफाटक स्थित काशी अन्नपूर्णा क्षेत्र के सभागार में प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। महंत ने बताया कि धनतेरस पर इस बार बहुत ही शुभ योग निर्मित हो रहा है। देश में समृद्धि रहेगी और कोष भरा रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में भोर में माता का पूजन व आरती के बाद खजाने की पूजा की जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्ष में सिर्फ 4 दिन भक्तों को दर्शन का अवसर मिलता है, लेकिन ये दूसरे वर्ष भी 5 दिन स्वर्णमयी अन्नपूर्णा माता का दर्शन श्रद्धालु कर सकेंगे। धनतेरस को खजाना वितरण होगा। 2 नवंबर को अन्नकूट महोत्सव के दिन लड्डुओं की झांकी सजेगी। वहीं रात्रि 11:30 बजे माता की महाआरती होगी। इसके पश्चात 1 वर्ष के लिए स्वर्णमयी अन्नपूर्णा माता का कपाट बंद कर दिया जाएगा। भक्तों को बांसफाटक से होते हुए गेट नंबर 1 ढूंढीराज से मंदिर पहुंचना होगा। वहां बनी अस्थायी सीढ़ियों से होते हुए स्वर्णमयी माता का दर्शन करके श्रद्धालु कालिका गली से बाहर निकलेंगे। प्रबंधक काशी मिश्रा ने बताया कि सुरक्षा के लिए कैमरों की संख्या बढ़ा दी गई है। कंट्रोल रूम के जरिए निगरानी की जाएगी। जगह जगह सेवादार तैनात रहेंगे। काशी का अति प्राचीन अन्नपूर्णा मंदिर है, जो कि महापर्व आने वाला है और जिसमें धनतेरस, दिवाली, अन्नकूट पड़ेगा। 5 दिन मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। तो 29 तारीख के सुबह 3:30 बजे मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। उस समय माता अन्नपूर्णा की पहले पूजा होगी, फिर भूमि जी की पूजा होगी, लक्ष्मी जी की पूजा होगी, बाबा विश्वनाथ की पूजा होगी। पूजा अर्चना होने के पश्चात खजाने की पूजा होगी। खजाने की पूजा हो जाने के बाद में 5 बजे लगभग भक्तों के लिए पट खोल दिए जाएंगे, जो अनवरत 11 बजे तक खोले रहेंगे। उस समय बांसफाटक से पब्लिक आएगी और 4 नंबर गेट की तरफ से पब्लिक के लिए लाइन लगाई गई है, जो बांसफाटक आके अन्नपूर्णा मंदिर होते हुए दर्शन करते हुए पहले लोग लाभा प्राप्त करेंगे, फिर इसके बाद खजाना प्राप्त करेंगे, फिर माता अन्नपूर्णा का दर्शन करेंगे। दर्शन करने के पश्चात कालका गली और सिंह द्वार से होते हुए पब्लिक को बाहर निकलना है। गुरुवार को पारंपरिक मुकुट पूजा के साथ तुलसी घाट पर श्री कृष्ण लीला की औपचारिक शुरुआत हो गई। अखाड़ा गोस्वामी तुलसीदास के तत्वावधान में तुलसी घाट पर आयोजित होने वाले श्री कृष्ण लीला की औपचारिक शुरुआत गुरुवार को पारंपरिक ढंग से मुकुट पूजा से हो गई। इस अवसर पर तुलसी मंदिर में भव्य आयोजन किया गया। शाम से ही इस निमित्त लीला के पात्रों व लीला प्रेमियों का जमावड़ा शुरू हो गया था। 7 बजते ही रामायणी ब्रजवासी दास लिखित ब्रज विलास ग्रंथ का पारायण करने लगे थे। इस क्रम में परंपरानुसार 5 दोहों का पारायण किया गया। तुलसी घाट मंदिर पर पंडित पुरोहित और बटुकों ने विधिवत पूजन कार्य संपन्न कराए। पूजन के बाद संकट मोचन मंदिर के महंत प्रोफेसर विशंबर नाथ मिश्र ने अभिमंत्रित मुकुट की भव्य आरती घंटा, घड़ियाल और डमरू की ध्वनि के बीच की। उन्होंने बताया कि लीला का विधिवत प्रारंभ 29 अक्टूबर शाम 6 बजे से होगा। 5 नवंबर को नागनथैया लीला तुलसी घाट पर प्रारंभ होगी, जिसे देखने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। घाट संध्या कार्यक्रम में युवा कलाकार शत्रुपा पोद्दार के गायन ने दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध कर दिया। जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर गुरुवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में युवा कलाकार शत्रुपा पोद्दार ने अपने गायन से दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। संगत कलाकार के रूप में तबले पर विशाल देव मिश्रा, हारमोनियम पर प्रवीण सिंह उपस्थित रहे। कलाकार को प्रमाण पत्र बालेश्वर तिवारी एवं सुजीत ठाकुर ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनके संगीत साधना की भी प्रशंसा की गई। कार्यक्रम का सफल संचालन विकास चौधरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। पिपलानी कटरा स्थित मां शंभो के दरबार में आयोजित 2 दिवसीय श्रृंगार एवं भंडारे का गुरुवार को समापन हुआ। प्राचीन पिपलानी कटरा रोड स्थित लगभग 150 वर्षों से भी अधिक प्राचीन मां शंभो के मंदिर में 2 दिवसीय श्रृंगार और भंडारे का आयोजन किया गया। मां के दरबार को अड़हुल, गेंदा इत्यादि मालाओं से सुसज्जित किया गया था। पूरे मंदिर प्रांगण तथा आसपास के क्षेत्र को विद्युत झालरों से आकर्षक ढंग से सजाया गया था। मां को नूतन वस्त्र धारण कराकर विधिवत पूजन करने के पश्चात भक्तों के लिए दरबार खोल दिया गया। इस अवसर पर आयोजित भंडारे में बड़ी संख्या में भक्तों ने मां का प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर के प्रधान सेवायत ओमू यादव, उनके सहयोगी मुरारी यादव ने बताया कि पिछले 30 वर्षों से माता का श्रृंगार और भंडारा भव्य रूप से यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है।
रानी का भंडारा जैसे कि घर में या कहीं भी जन्म दिन मनाया जाता है, शादी विवाह का उत्सव मनाया जाता है। इसी सूर्य के माता जी का कल जन्मदिन रहा, माता जी को उत्सव रहा, आज इसी खुशी में भंडारा किया गया। जी, माँ शंभो का क्या प्रताप है, इनका क्या पौराणिकता है इसके बारे में? प्रताप है कि वो काम किसी से नहीं होने वाला, ये असंभव कर देती, इनका नाम शंभो है। अच्छा, जो कार्य किसी से नहीं हो पाए। और कितना प्राचीन मंदिर है ये प्राचीन मंदिर आपका 150 वर्ष पुराना है। जी, और हर वर्ष कितने वर्ष हो गए आपको श्रृंगार और भंडारा ऐसे करते हुए? हम लोग देखिए ये 20वां भंडारा रहा जी, और 35-37 वर्ष से मैं इस माँ का सेवादार हूँ। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।